क्या होगा अगर दुनिया में जो ये अत्यधिक जनसंख्या या मतलब ओवर पॉपुलेशन का संकट है वो असल में है ही नहीं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है शुरुआत में। हाँ, मतलब क्या होगा अगर ये डर सिर्फ इसलिए फैलाया गया है ताकि हम एक बहुत बड़ी और असली समस्या को नजरअंदाज कर दें। मेरा मतलब है संसाधनों की व्यवस्थित चोरी से। जब भी भीड़, गरीबी या भुखमरी की बात आती है तो सबसे पहला विचार यही आता है कि धरती पर इंसान बहुत ज्यादा हो गए हैं, है ना? बिल्कुल, लेकिन आज हम इस पूरी धारणा को इस गहन चर्चा में पूरी तरह से जड़ से हिलाने वाले हैं। वाकई, और ऐसा करने के लिए हमारे पास आज एक बहुत ही ठोस आधार है। देखिए, अक्सर हम जो देखते हैं उसे ही पूरी सच्चाई मान लेते हैं। भीड़ दिखती है तो हम कहते हैं कि भीड़ ही समस्या का कारण है। सही बात है। लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये महज एक लक्षण है। असली बीमारी कुछ और ही है। एग्जैक्टली। तो आज के हमारे इस डीप डाइव में हमारा मुख्य स्रोत है श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा लिखा गया एक बहुत ही वैचारिक लेख। इसका शीर्षक है द सोशो इकोनॉमिक डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन एंड ह्यूमन प्रोग्रेस। जी। हमारा मिशन आज ये जांचना है कि जनसंख्या वृद्धि के इर्द गिर्द जो ये एक स्थापित नैरेटिव बन चुका है ना, उसके पीछे का असली सामाजिक आर्थिक विज्ञान क्या है। क्या बढ़ती जनसंख्या सचमुच एक संकट है या फिर ये संसाधनों के गलत वितरण का एक स्वाभाविक परिणाम? हाँ, बिल्कुल। और ये स्रोत एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मुझे लगता है ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि हमारा उद्देश्य यहाँ किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये क्लैरिफाई करना जरूरी है। बिल्कुल। हम बस इस स्रोत में दिए गए दार्शनिक और जो सामाजिक आर्थिक तर्क हैं उनका निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। लेखक ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अपनी बात रखी है और हम बस उन्हीं तर्कों को समझने का प्रयास करेंगे। तो उस सबसे आम धारणा से शुरू करते हैं जिस पर ये लेख सीधा प्रहार करता है। मतलब वो धारणा कि गरीबी का कारण अधिक जनसंख्या है। जी। मैंने पढ़ा कि लेखक ने जन्म नियंत्रण के अंधाधुंध समर्थन को तो सिरे से खारिज कर दिया है। उनके अनुसार ये पूरी बहस ही गलत दिशा में जा रही है। देखिए, इस लेख का जो सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प हिस्सा है वो एक विरोधाभास है। जीवन स्तर और प्रजनन दर के बीच का जो संबंध है ना, उसे समझना होगा। ऐतिहासिक और सामाजिक डेटा भी यही दिखाता है कि जैसे जैसे किसी समाज का जीवन स्तर ऊंचा होता है वहां प्रजनन दर स्वाभाविक रूप से कम होने लगती है। मतलब लोग अपने आप कम बच्चे पैदा करने लगते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। लेकिन लेखक इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारण को बहुत गहराई से समझाते हैं। गरीब और वंचित वर्गों में जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसका मूल कारण सिर्फ शिक्षा की कमी नहीं है। तो फिर क्या है? वो है असुरक्षा और भविष्य का डर। जब जीवन स्तर निम्न होता है तो एक तरह की असुरक्षा पैदा होती है जो सीधे तौर पर जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देती है। वाकई ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, असुरक्षा का डर। मतलब सोचिए, जब कोई व्यक्ति ऐसी व्यवस्था में फंसा हो जहां कल के भोजन की या बुढ़ापे की कोई गारंटी ही नहीं है, तो उनके लिए अधिक संतानें होना एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म बन जाता है। हाँ, इसे इस तरह देखा जा सकता है जैसे किसी घर की छत टपक रही हो और हम बारिश को दोष दे रहे हो बजाय इसके कि हम छत की मरम्मत करें। बहुत सही उदाहरण दिया आपने, है ना? या फिर जैसे किसी मरीज को तेज बुखार हो और डॉक्टर इन्फेक्शन का इलाज करने के बजाय सिर्फ बर्फ की पट्टियां रखकर बुखार कम करने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल। यहाँ बुखार जो है वो बढ़ती जनसंख्या है और शरीर के अंदर का जो इन्फेक्शन है वो भारी आर्थिक असमानता है। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। और होता क्या है कि जो व्यवस्था इस इन्फेक्शन को ठीक करने में विफल रहती है तो वो सारा दोष लोगों पर मढ़ देती है। हाँ, जो कि बहुत आसान है। एग्जैक्टली। जनसंख्या को दोष देना सत्ता के लिए सबसे सुविधाजनक रास्ता है। इसके जरिए वो कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव को पूरी तरह से उलट देते हैं। मतलब जिम्मेदारी से बचने का तरीका। हाँ, संसाधनों के समान वितरण की जिम्मेदारी लेने के बजाय ये कहना बहुत आसान हो जाता है कि लोग ही बहुत ज्यादा हैं। ये एक तरह का बचाव तंत्र है जो मूल समस्या से ध्यान हटा देता है। समझ रही हूँ। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि मूल समस्या संसाधनों का वितरण ही है,
तो एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। जी पूछिए। क्या हमारी इस धरती के पास भविष्य की पीढ़ियों को पालने के लिए वाकई पर्याप्त संसाधन मौजूद है? क्योंकि हमें तो हमेशा यही डर दिखाया जाता है कि एक दिन जमीन और खाना खत्म हो जाएगा। और यहीं पर ये स्रोत विज्ञान और भविष्य की तकनीक के संदर्भ में कुछ बेहद हैरान करने वाली बातें सामने रखता है। हाँ, मैंने वो हिस्सा देखा। लेखक ने वैज्ञानिक प्रगति पर बहुत गहरा विश्वास जताया है। उनका सीधा तर्क है कि खाद्य समस्या कोई स्थायी समस्या नहीं है। हाँ, मतलब स्रोत में सिंथेटिक फूड और फूड टैबलेट्स जैसी बातों का जिक्र है। ये तो एकदम किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। सुनने में लगता है, लेकिन ये वैज्ञानिक रूप से संभव है कि विज्ञान इतनी प्रगति कर सकता है कि एक छोटी सी टैबलेट इंसान के दिन भर की पोषण की आवश्यकता पूरी कर दे। और सिर्फ यही नहीं, समुद्रों के भीतर और समुद्र तल पर मौजूद विशाल खाद्य संसाधनों की ओर भी इशारा किया गया है। बिल्कुल। पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा महासागरों से ढका है, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, लेकिन उसका दोहन हमने मानव पोषण के लिए लगभग न के बराबर किया है। लेखक का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि विज्ञान अपने आप में एकदम तटस्थ है, मतलब वो न्यूट्रल है। समस्या ये नहीं है कि विज्ञान के पास समाधान नहीं है। समस्या ये है कि विज्ञान का दिशा निर्देशन कौन कर रहा है और किस उद्देश्य से कर रहा है। ओहो, ये तो बहुत गहरी बात है। जब तक विज्ञान का उपयोग करने वाली व्यवस्था का उद्देश्य मानव कल्याण के बजाय केवल शक्ति और वर्चस्व अर्जित करना रहेगा, तब तक ये समुद्र और ये तकनीकें हमारे काम नहीं आ सकती। वाकई, और ये बात आज की उस वास्तविकता से कितनी मेल खाती है जहां मतलब अरबों डॉलर गहरे समुद्र में पोषण खोजने के बजाय परमाणु पनडुब्बियों और हथियारों के निर्माण पर खर्च किए जा रहे हैं। एग्जैक्टली। हमने विज्ञान को विनाशकारी हथियारों के विकास में लगा दिया है। तो वास्तव में कमी खाने की नहीं है, बल्कि कमी उस नियत की है जो विज्ञान को सही दिशा दे सके। बिल्कुल। प्राथमिकताएं ही तय करती हैं कि विज्ञान किस दिशा में काम करेगा। अगर प्राथमिकता समाज के अंतिम व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना होना, तो हमारी जो वर्तमान वैज्ञानिक क्षमताएं हैं वही पूरी दुनिया की भूख मिटाने के लिए काफी है। सच में। लेकिन जब प्राथमिकता अपना वर्चस्व स्थापित करने की होती है, तो व्यवस्था अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ये संसाधनों की कमी वाला जो नैरेटिव है वो गढ़ने लगती है। तो यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल खड़ा होता है। मतलब अगर हम मान लें कि उन्नत तकनीक और सही प्राथमिकताओं के साथ हम पूरी आबादी को आसानी से पाल सकते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि समाज को जनसंख्या वृद्धि की दिशा या उसकी प्रकृति के बारे में पूरी तरह से बेपरवाह हो जाना चाहिए? नहीं। और स्रोत इस बिंदु पर एक बिल्कुल नया और मैं कहूंगा कुछ हद तक विवादास्पद विचार सामने रखता है। हाँ, वो अनुकूल परिस्थितियां और जनसंख्या की गुणवत्ता वाली बात। जी, इस हिस्से को समझने के लिए हमें स्रोत द्वारा दिए गए उस प्रकृति के उदाहरण को बहुत बारीकी से देखना होगा। लेखक ने एक बगीचे का उदाहरण दिया है। जिस तरह एक अच्छे और स्वस्थ पौधे के लिए केवल बीज बो देना ही काफी नहीं होता, उसे सही मिट्टी, पर्याप्त पानी और धूप जैसी अनुकूल परिस्थितियों की जरूरत होती है। उसी तरह मानव समाज के स्वस्थ विकास के लिए भी एक अनुकूल वातावरण एकदम अनिवार्य है। और मुझे लगता है इसी एनालॉजी को आधार बनाकर स्रोत ये दावा करता है कि समाज में बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और नैतिक मूल्यों वाले लोगों द्वारा अधिक संतानें उत्पन्न करना समाज के लिए लाभकारी है। बिल्कुल। और दूसरी ओर जो अपराधी प्रवृत्ति या असामाजिक स्वभाव वाले लोग हैं, उनका अनियंत्रित प्रजनन समाज के लिए हानिकारक है। लेकिन यहाँ थोड़ा रुकना जरूरी है, मुझे लगता है। जी बिल्कुल। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी व्यवस्थाओं ने ये तय करने की कोशिश की है कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य, तो परिणाम अक्सर बहुत खतरनाक और अमानवीय निकले हैं। हाँ, ये एक बहुत ही डरावना पहलू है ना? ये विचार तो किसी तानाशाही या सुजनन विज्ञान की ओर झुका हुआ लग सकता है। मेरा सवाल ये है कि कोई समाज बिना किसी भेदभाव या नैतिक सीमाओं को लांघे ये तय कैसे कर सकता है? देखिए, ये संदेह बहुत ही स्वाभाविक है और इस पर गंभीर चर्चा होनी ही चाहिए। लेकिन अगर हम लेखक के सटीक शब्दों और उनके दर्शन के मूल को समझें, तो वे किसी भी प्रकार की तानाशाही या नस्लीय श्रेष्ठता या वर्ग भेद का बहुत कड़ा विरोध करते हैं। अच्छा, तो फिर वो क्या प्रस्तावित कर रहे हैं? उन्होंने इसके समाधान के रूप में एक गंभीर सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की है। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण वास्तव में काम कैसे करता है? मतलब जमीन पर इसे कैसे उतारा जाएगा? ये किसी को सजा देने या किसी के बुनियादी मानवाधिकारों को छीनने के बारे में बिल्कुल नहीं है। लेखक का पूरा जोर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर है।
इसका मतलब है कि अपराधी प्रवृत्ति या असामाजिक व्यवहार को एक मनोवैज्ञानिक विकार या सामाजिक विफलता के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि किसी जन्मजात बुराई के रूप में। मैं समझ रही हूँ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है उन परिस्थितियों को ही खत्म करना जो अपराध को जन्म देती हैं और उन लोगों का मनोवैज्ञानिक उपचार करना ताकि वे विकृतियां अगली पीढ़ियों में ना जाएं। सही बात है। इसके साथ ही स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि अच्छे गुणों वाले बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी केवल माता पिता की नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये नजरिया स्थिति को काफी स्पष्ट करता है। मतलब ये समाज से किसी विशेष वर्ग को मिटाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस माहौल का पोषण करने के बारे में है जहां नैतिकता पनप सके। बिल्कुल। और जो क्रिमिनल टेंडेंसी है उसके मूल कारणों को साइंटिफिक तरीके से एड्रेस किया जा सके। हाँ, यही मुख्य बात है। तो इसी अनुकूल परिस्थिति के सिद्धांत के कारण ही शायद स्रोत जबरन जन्म नियंत्रण का भी कड़ा विरोध करता है। मैंने पढ़ा कि लेख के अनुसार जबरन जन्म नियंत्रण अमानवीय होने के साथ साथ शारीरिक और मानसिक दुर्बलता का कारण बनता है। जी, क्योंकि जब आप किसी पर प्राकृतिक प्रवृत्तियों के खिलाफ कोई कृत्रिम नियम थोपते हैं ना, तो वो समाज में बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा करता है और पारिवारिक असंतुलन भी। लेखक का मानना है कि इस तरह के अमानवीय नियंत्रण व्यक्ति के भीतर जीवन की जो स्वाभाविक चुनौतियां हैं, जो संघर्ष हैं, उनका सामना करने का साहस ही खत्म कर देते हैं। और एक डरा हुआ और मानसिक रूप से दुर्बल समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि आप किसी बहती हुई नदी के वेग को जबरदस्ती किसी दीवार से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सटीक उदाहरण। बिना ये सोचे कि वो दबाव कहीं और से दरारें पैदा कर देगा, है ना? एग्जैक्टली। पानी अपना रास्ता निकाल ही लेता है और वो तबाही लाता है। तो अगर जबरदस्ती आबादी को रोकना समाधान नहीं है, तो फिर इस पूरी आर्थिक और सामाजिक विषमता का व्यवहारिक समाधान आखिर है क्या? क्योंकि स्रोत सिर्फ आलोचना तो नहीं करता, वो एक विकेंद्रीकृत सामाजिक आर्थिक योजना का प्रस्ताव भी रखता है। हाँ। तो इस विकेंद्रीकृत मॉडल का मैकेनिज्म क्या है? मुझे लगता है ये इस पूरे लेख का सबसे व्यवहारिक और जरूरी हिस्सा है। विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है अर्थव्यवस्था के नियंत्रण को कुछ बड़े केंद्रों से निकालकर स्थानीय स्तर पर ले जाना। बिल्कुल, स्थानीय स्तर पर ले जाना। लेखक का मॉडल मुख्य रूप से 4 प्रमुख स्तंभों पर टिका है। पहला है अधिकतम उत्पादन, दूसरा है संपत्ति के संचय पर कड़ा नियंत्रण, तीसरा उसका न्यायपूर्ण वितरण और चौथा एक सहकारी यानी कोऑपरेटिव व्यवस्था को बढ़ावा देना। ये जो संपत्ति के संचय पर नियंत्रण वाली बात है ना, ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन मैं सोच रही थी ये बढ़ती जनसंख्या की समस्या को कैसे हल करता है? देखिए, ये एक सीधा सामाजिक आर्थिक लूप है। इसे ऐसे समझिए कि जब सत्ता या पूंजी कुछ ही हाथों में सिमट जाती है तो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा वंचित रह जाता है। हाँ, वो तो हम आज भी देख रहे हैं। और इसी वंचना से वो असुरक्षा पैदा होती है जिसके हमने पहले चर्चा की थी। और इसी असुरक्षा के कारण गरीब वर्गों में उच्च प्रजनन दर होती है। अच्छा, तो ये सब आपस में जुड़ा हुआ है? पूरी तरह से। जब आप विकेंद्रीकरण करते हैं तो स्थानीय समुदाय अपने संसाधनों का प्रबंधन खुद करने लगते हैं। इससे जो संपत्ति का एकत्रीकरण है वो रुक जाता है। और जब संपत्ति नीचे तक आम आदमी तक पहुंचती है तो वो असुरक्षा और जो भविष्य का डर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्या बात है। और जैसे ही वो डर खत्म होता है, जीवन स्तर में सुधार आता है और प्रजनन दर अपने आप प्राकृतिक रूप से संतुलित हो जाती है। एग्जैक्टली। ये एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है। आपको किसी पर नियम थोपने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस व्यवस्था के डिजाइन को बदलना पड़ता है। हाँ, यह केवल जन्म दर को कम करने के गणितीय खेल में उलझने के बजाय समाज में सहयोग और न्यायपूर्ण वितरण पर जोर देता है। ये मनुष्य की गरिमा को बनाए रखते हुए समस्या की जड़ पर प्रहार करता है। बहुत ही प्रभावशाली तर्क है ये। अब इस चर्चा के सबसे गहरे और सबसे रणनीतिक हिस्से पर आते हैं। जी। मतलब अगर गणित सही है, विज्ञान के पास समाधान मौजूद है और विकेंद्रीकृत व्यवस्था के जरिए संसाधनों का वितरण भी संभव है, तो फिर दशकों से ये जनसंख्या विस्फोट का इतना बड़ा डर पूरी दुनिया के दिमाग में क्यों बैठाया गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। स्रोत इस डर को एक सोची समझी चाल के रूप में प्रस्तुत करता है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि इसके पीछे का एजेंडा क्या है। लेखक स्पष्ट रूप से इसे वैश्विक स्तर पर काम कर रही स्वार्थी शक्तियों की एक सोची समझी रणनीति मानते हैं।
देखिए, किसी भी शोषक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? यही कि लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। बिल्कुल। शोषित लोग एकजुट होकर व्यवस्था से सवाल पूछने लगें। इस एकता को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका यही है कि लोगों के बीच एक कृत्रिम कमी का डर पैदा कर दिया जाए। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए एक कमरे में 100 लोग हों और उनके लिए पर्याप्त खाना हो, लेकिन कोई व्यवस्था चलाने वाला चालाकी से ये अफवाह फैला दे कि खाना सिर्फ 50 लोगों के लिए ही है। हाँ, फिर क्या होगा? अचानक वो 100 लोग व्यवस्था से सवाल पूछने के बजाय आपस में ही उस खाने के लिए लड़ने लगेंगे। एग्जैक्टली। जनसंख्या वृद्धि का भय ये सुनिश्चित करता है कि लोग एक दूसरे को ही अपनी समस्याओं का कारण माने। वाकई, मतलब सबका ध्यान बढ़ती भीड़ पर लगा दो ताकि कोई ये न देख सके कि सारा खाना कौन चुरा रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये विश्लेषण इस पूरी स्थिति की बहुत सटीक व्याख्या करता है। जब आम इंसान ये मान लेता है कि उसकी गरीबी का कारण उसके आसपास बढ़ती हुई भीड़ है, तो वो उन एकाधिकारों की तरफ कभी नहीं देखता जो पीछे बैठकर संसाधनों का असीमित संचय कर रहे हैं, जो असली अपराधी हैं। हाँ? स्रोत कहता है कि ये डर भ्रमित करने और शोषण को बिना किसी विरोध के जारी रखने का एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। तो इस भ्रम को तोड़ने का तरीका क्या बताया गया है? हम इससे बाहर कैसे आए? स्रोत विश्व के सजग और न्यायप्रिय लोगों से यह अपेक्षा करता है कि वे एकजुट हों और इस नैरेटिव का खुलकर विरोध करें। आज के सूचना के युग में क्रिटिकल थिंकिंग ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। हमें ये सवाल पूछना शुरू करना होगा कि जब खाद्यान्न गोदामों में सड़ रहा है और विज्ञान समुद्र से नया भोजन बना सकता है, तो फिर कमी का ये नैरेटिव किसके फायदे के लिए गढ़ा जा रहा है? बिल्कुल सही बात है। अगर हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण के मुख्य निष्कर्षों को समेटें, तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। जी। बढ़ती जनसंख्या अपने आप में कोई संकट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी सामूहिक शक्ति बन सकती है। शर्त केवल इतनी है कि हमारी उत्पादन क्षमता का सही दिशा में इस्तेमाल हो और वितरण प्रणाली न्यायपूर्ण हो। बिल्कुल। समस्या इस ग्रह पर मौजूद लोगों की संख्या में नहीं है, बल्कि हमारी उस व्यवस्था में है जो मुनाफे को इंसान की बुनियादी जरूरतों से ऊपर रखती है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हमने इस चर्चा में ये गहराई से समझा कि कैसे गरीबी और असुरक्षा ही जनसंख्या वृद्धि के मूल कारण है, न कि इसका उल्टा। हाँ। हमने ये भी देखा कि कैसे विज्ञान की क्षमताओं को अगर युद्ध और विनाश से हटाकर मानव कल्याण में लगाया जाए तो सच में संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। सही बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आई वो ये कि समाज में थोपे गए नियंत्रण कभी काम नहीं करते। असली बदलाव एक विकेंद्रीकृत और सहकारी व्यवस्था से ही आ सकता है। वाकई, इस पूरी चर्चा ने कारण और प्रभाव को देखने के हमारे नजरिए को ही बदल दिया है। लेकिन इस स्रोत सामग्री से थोड़ा परे जाकर एक विचार है जो इस पूरी बहस को एक नए स्तर पर ले जाता है। अच्छा, वो क्या? मतलब अगर हम कल्पना कहें कि ये विकेंद्रीकृत मॉडल लागू हो जाता है, तकनीक अपना पूरा काम करती है और दुनिया की पूरी आबादी के लिए प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं। अगर खाने और रहने के लिए कोई संघर्ष नहीं बचता, तो फिर मानवता के विकास में अगला कदम क्या होगा? मुझे लगता है कि शायद हमारी सबसे बड़ी चुनौती संसाधनों की कमी से लड़ना है ही नहीं। तो फिर क्या है? शायद असली चुनौती हमारी अपनी मनोवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग है। सदियों से मानव जाति प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत पर जीती आई है ना? क्योंकि हमें हमेशा लगता था कि जिंदा रहने के लिए दूसरे से लड़ना और छीनना जरूरी है। हाँ, वो सर्वाइवल का डर। बिल्कुल। हम तकनीकी रूप से इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब वो स्थिति नहीं है, लेकिन क्या हम मानसिक रूप से उस आदिम डर से बाहर आ पाए हैं? ये एक बेहद प्रासंगिक सवाल है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम प्रचुरता के माहौल में भी लालच और असुरक्षा के अपने उन पुराने ढांचों को ही ढोते रहेंगे? ठीक, यही बात है। क्या इंसान उस पुरानी आदत को छोड़कर सहयोग के आधार पर जीना सीख पाएगा? जब हमें सर्वाइवल के लिए लड़ने की जरूरत ही नहीं होगी, तब हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ये हमारी सभ्यता की असली परीक्षा होगी। बिल्कुल। क्या हमारा दिमाग उस कमी के डर से आजाद हो सकता है जो वास्तव में अब है ही नहीं? बहुत ही गहरा विचार है ये। और इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये सोचने का एक नया नजरिया जरूर देता है। जब भी किसी समस्या को सीधे तौर पर हमारे सामने रखा जाता है, तो उसके पीछे के तंत्र को, उस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी होता है। हमेशा सवाल पूछते रहना और स्थापित मान्यताओं के पीछे की सच्चाई तलाशते रहना एक जागरूक समाज की निशानी है। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय की गहराई में उतरेंगे।